नमस्ते छात्रों, नमो नमः। आपने मेरे पिछले वीडियो में ध्रुवा पुस्तक के द्वादशः पाठः वर्षावर्णनम का सस्वर वाचन एवं हिंदी अनुवाद को समझा था। मैं डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी, शिक्षक शासकीय हाई स्कूल धरोला, आपके सामने पुनः इस वर्षावर्णनम के प्रश्न एवं अभ्यास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपने वर्षावर्णनम में देखा था कि वर्षा के समय में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। आप सबने उसको ठीक से समझा होगा कि जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के आने पर जो है वह घने बादल आकाश के अंदर छा जाते हैं और अंधकार जैसा व्याप्त हो जाता है। बैल और पशु आदि जो है वो मदमस्त हो जाते हैं। प्रकृति जो बिल्कुल गर्मी की ऋतु में प्रकृति बिल्कुल सूखी सूखी दिखाई देती है, वही प्रकृति जो है जब वर्षा ऋतु आती है तो उस प्रकृति को हरितिमा आच्छादित कर देती है, हरितिमा ढक लेती है और उसके कारण से प्रकृति का दृश्य जो है वह बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। साथ में आपने अन्य परिवर्तनों के बारे में भी देखा होगा। वन जो है वो सुशोभित होने लग जाते हैं, वन के सारे हिस्से सुशोभित होने लग जाते हैं। धरती पर पानी बहने लग जाता है, अर्थात धरती जल से तृप्त हो जाती है और वायु शीतल हो जाती है और गर्मी के जितने भी प्रकोप हैं वो सारे प्रकोप शांत हो जाते हैं। अर्थात प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। इसी पाठ के अब प्रश्न और अभ्यास को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए पाठ के प्रश्न और अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। साफ है, एक पदेन, एक पद से उत्तर लिखो, एक पद से उत्तर लिखो। इस बात को बार बार हर पाठ के प्रश्न अभ्यास में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जहाँ पर एक पद लिखा है वहां पर केवल एक पद अर्थात एक शब्द में ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर भी हमको कहा है कि एक पद से एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। पहला प्रश्नांश है समुदीर्ण वेगाः के प्रवान्ति। समुदीर्ण वेगाः, अत्यधिक प्रचंड वेग से, के प्रवान्ति, कौन बह रही है, प्रचंड वेग से कौन बह रही है। तो उत्तर आएगा, एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद में देना है, तो उत्तर है वाताः। अगला प्रश्नांश देखते हैं, वर्षा काले शिखिनः किम कुर्वन्ति। वर्षा काले, वर्षा के समय में, शिखिनः मोर, किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। वर्षा के समय में मोर क्या करते हैं। तो उत्तर होगा नृत्यन्ति। क्या करते हैं मोर, नाचते हैं। वर्षा काल में मोर नाचते हैं। अगला प्रश्नांश देखते हैं, वर्षा काले के भांति। वर्षा काले के भांति अर्थात वर्षा के समय में के यानी कौन, भांति यानी सुंदर लग रहा है। वर्षा के समय में कौन सुंदर लग रहा है। प्रश्न होगा वनांताः, अर्थात वन का क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा सुंदर दिखाई दे रहा है। अगला इसी का प्रश्नांश है, कह मृदंग नादम करोति। कह यानी कौन, मृदंग नादम, मृदंग की आवाज, मृदंग की ध्वनि, करोति कर रहा है, कौन मृदंग की ध्वनि कर रहा है। तो उत्तर होगा मेघः। अगला प्रश्नांश है, घनोपगूढ़म किम। घनोपगूढ़म, घन उपगूढ़म अर्थात घना अंधकार क्या है। घना अंधकार, घने अंधकार में क्या है, घने अंधकार में क्या है। उत्तर होगा गगनम, गगन में घना अंधकार है।
अब इसी का प्रश्न 2, एक वाक्येन उत्तरम लिख। पहले क्या था? एक पदेन, अब क्या है? एक वाक्येन। पहले हमको एक पद में उत्तर देना था, अब हमको एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। यहाँ पर हमको पूरा वाक्य लिखना है, इसके पहले भाग में हमको केवल एक शब्द लिखना था। आइए इसका प्रश्नांश देखते हैं। पहला प्रश्न है, वारिधराः कुत्र विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। वारिधराः अर्थात वारी को धारण करने वाले मेघ, कुत्र कहाँ, विश्रम्य विश्राम करके, पुनः प्रयान्ति पुनः चल देते हैं। मेघ कहाँ विश्राम करके पुनः चल देते हैं? तो उत्तर है, वारिधराः महीधराणां महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। मेघ महीधराणां पर्वतों के महत्सु बड़े श्रृंगेषु शिखरों पर विश्राम करके पुनः आगे चल देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्रश्नों के उत्तर में। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में अधिकांश भाग, उत्तर का अधिकांश भाग प्रश्न में ही निहित रहता है। यहाँ पर आप देखिए, वारिधरा इसी का है, विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, ये विश्रम्य पुनः प्रयान्ति इसी का है। केवल जो प्रश्नवाचक शब्द है ये, इस प्रश्नवाचक शब्द पर हमने उत्तर लिखा है, महीधराणाम महत्सु श्रृंगेषु। इतना हमको याद करना है, बाकी तो प्रश्न की नकल करना है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्नांश, वर्षा काले मृगेन्द्राः कीदृशाः भवन्ति। वर्षा के समय में मृगेंद्र यानी सिंह कीदृशाः भवन्ति, किस प्रकार के होते हैं। वर्षा के समय में सिंह किस प्रकार के होते हैं या कैसे होते हैं? तो उत्तर है, वर्षा काले मृगेन्द्राः विक्रांततरा भवन्ति। वर्षा के समय में सिंह अत्यधिक पराक्रमशाली होते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, प्रश्न का पूरा भाग है। इस प्रश्न में ये वर्षा काले मृगेंद्र, ये वर्षा काले मृगेंद्र, कीदृशाः प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह उत्तर आ गया विक्रांततरा, और ये भवंती वैसा का वैसा ही लिख दिया। कितना भाग याद करना? विक्रांततरा। ज्यादा ध्यान आप समझिए प्रश्नों को, समझ के प्रश्न को याद करेंगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और प्रश्न आसानी से हल होंगे। प्रश्न का अधिकांश भाग, उत्तर का अधिकांश भाग प्रश्न में ही समाहित रहता है, केवल प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हमको उसका उत्तर लिखना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा काले धरणी के ही वितृप्ता भवति। वर्षा के समय में पृथ्वी किसके द्वारा तृप्त हो जाती है? वर्षा के समय में धरती किसके द्वारा तृप्त हो जाती है? उत्तर, वर्षा काले धरणी नवे ही जलोगे ही वितृप्ता भवति। वर्षा के समय में पृथ्वी नए जल के द्वारा तृप्त हो जाती है। यहाँ भी आप देख लीजिए, वर्षा काले धरणी, ये ऐसा का ऐसा ही है, वितृप्ता भवति, ये वितृप्ता भवति ऐसा का ऐसा ही है। केवल इस कह ही की जगह नवे ही जलोगे ही। और एक और चीज ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है उसका उत्तर उसी विभक्ति में देना है। कह ही तृतीया विभक्ति है तो नवे ही जलोगे ही, यह भी तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा काले के प्रशांताः भवन्ति। वर्षा के समय में कौन शांत हो जाते हैं? वर्षा के समय में कौन शांत हो जाते हैं? उत्तर, वर्षा काले निदाघ दोषाः प्रशांताः भवन्ति। वर्षा के समय में गर्मी के दोष शांत हो जाते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, वर्षा काले वैसा ही है, प्रशांता भवन्ति, ये ऐसा का ऐसे ही लिखा है, केवल के स्थान पर निदाघ दोषाः। इतना ध्यान हमको देना है,
आपके प्रश्नोत्तर आसानी से तैयार होंगे और आपको आसानी से इसके अंक सही सही मिलेंगे, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है पेपर के अंदर प्रश्न आता ही है और प्रश्न के अधिकांश भाग को हमको उत्तर में लिखना ही रहता है, तो वहां हम अशुद्धि नहीं करें। अगला देखिए, सुरेंद्र के ही प्रक्रीडितः, सुरेंद्र किसके साथ खेल रहा है? इंद्रदेव किसके साथ खेल रहे हैं? उत्तर देखिए, सुरेंद्र वारिधरे ही प्रक्रीडितः, सुरेंद्र या इंद्रदेव वारिधरे ही बादलों के साथ, मेघों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ भी देख लीजिए, सुरेंद्र वैसा ही है, प्रक्रीडिता वैसा ही है। ये प्रक्रीडिता, ये सुरेंद्र, केवल कै ही के स्थान पर वारिधरे ही, ये भी तृतीया विभक्ति, ये भी तृतीया विभक्ति, विभक्ति का हमको जरूर यहाँ पर ध्यान देना है। अगला प्रश्नांश देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे, अधोलिखित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ पर ना तो ये कहा है कि एक पद में और ना ये कहा कि एक वाक्य में, अर्थात इस प्रश्न का जितना बड़ा उत्तर होगा वो हमको लिखना होगा। आपको ध्यान में होगा नए पाठ्यक्रम में अब 4 नंबर के प्रश्न भी जुड़ गए हैं, इसलिए ये तीसरा भाग का जो प्रश्न है ये 4 नंबर वाला प्रश्न है, इसको हमको ध्यान में लाना है। तो क्या कहा कि वर्षा काले वारिधरा कथम प्रयान्ति, वर्षा के समय में जो मेघ है वो किस प्रकार से चल रहे हैं? तो उत्तर है, वर्षा काले वारिधरा महीधराणाम महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, वर्षा के समय में मेघ पर्वतों के बड़े शिखरों पर विश्राम कर करके पुनः आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये पूरा प्रश्न जो है ये किसी एक पद का प्रश्न है, उस पद को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वर्षा काले वारिधरा कथम प्रयान्ति, वर्षा के समय में मेघ पर्वतों के बड़े शिखरों पर विश्राम करके आगे जा रहे हैं। ख प्रश्न है, वर्षा काले नद्य कथम वहन्ति, वर्षा के समय में नदियां किस प्रकार बह रही है? तो उत्तर होगा, वर्षा काले प्रणष्टकूलाः विप्रतिपन्न मार्गाः नद्यः जलम शीघ्रम वहन्ति, वर्षा के समय में जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने मार्ग को रोक दिया है, ऐसी नदियों का जल शीघ्रता से बह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का प्रश्नांश, वनेषु संगीतम के ही कथम आविष्कृतम, वन में संगीत किनके द्वारा किस प्रकार से आविष्कृत किया जा रहा है? तो उत्तर होगा, वनेषु शतपाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंगमाह उदीरित कंठतालम मेघ मृदंगम नादे ही संगीतम आविष्कृतम। तो कहा कि वन में शतपाद तंत्री भौरों के मधुर गुंजन के द्वारा, मधुराभिधानम मधुर गुंजन के द्वारा, शतपाद तंत्री यानी वीणा, भौरों की वीणा के मधुर गुंजन के द्वारा, प्लवंगमाह मेंढक के ऊंची कंठ के द्वारा, कंठतालम कंठ की ताल के द्वारा, और मेघ के मृदंग की तरह नाद करने से संगीत आविष्कृत हो रहा है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, प्रदत्त शब्दे ही रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे दिए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शब्द दिए हैं, मृगेंद्राः वनेषु नराः धरणी वारिधरेहि, ये यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। पहला देखते हैं, प्रवासिनो यान्ति स्वदेशान, उत्तर को मैंने अलग रंग से बता दिया है कि यहाँ से आएगा शब्द नराह, प्रवासिनो यान्ति नराह स्वदेशान, प्रवासी लोग अपने देश को वापस आ रहे हैं। वनेषु विक्रांत तराह, यहाँ आ जाएगा मृगेंद्राः, वनों में अत्यधिक पराक्रमशाली सिंह है। नवई जलोगे ही वितृप्ता में धरणी आ जाएगा,
पृथ्वी नए जल के द्वारा तृप्त हो रही है। प्रक्रीडितो सुरेंद्र, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा वारी धरे ही। तो सुरेंद्र जो है वो मेघों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अगला है कि संगीतमिव प्रवृत्तम, संगीत की तरह प्रवृत्त हो रहा है। कहाँ? तो कहा वनेषु, ये उत्तर होगा वनेषु, वन में संगीत के समान प्रवृत्त हो रहा है। अगला प्रश्न 5वां, यथा योग्यम योजयत, हमको यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। क्या करना है? सही जोड़ी उचित मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए कि आ और ब दो भाग है। आ में जो प्रश्न लिखा है उसका ब में कहीं उत्तर है, उनको छांट के आ के सामने लिखना है। तो नद्यः, यहाँ पर ये वहंती, इसको मैंने उसके सामने लिख दिया है। घनाः, इसका उत्तर है वर्षन्ति, इसको मैंने इसके सामने लिख दिया है। मत्तगजाः, तो ये नदन्ति, ये यहाँ लिख दिया है। वनान्ताः, ये आ गया भांति, इसको सामने लिख दिया है। शिखिनः, इसके उत्तर में आएगा नृत्यन्ति, ये इसके सामने लिख दिया है। किसी भी तरह किसी भी स्थिति में प्रश्न के उत्तर में हमको पहले का उत्तर कौन सा है तो हमने वहां उसके सामने क्या कर देते हैं, हम यूं लेकर लकीर खींच देते, ये पहले का, ये दूसरा। ये नहीं करना है। ये प्रश्न लिखे, फिर ये क भाग लिखे, और क भाग लिखने के बाद फिर ये उनके उत्तर उनके सामने हमको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। आम यानी हाँ, न यानी नहीं। ठीक है। पहला प्रश्न, प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति, प्रवासी लोग अपने देश को लौट रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, तो इसके सामने लिखेंगे आम। अगला देखते हैं, विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, बहुत तेज गति से वर्षा हो रही है, उत्तर सही है, इसलिए आम लिखेंगे। अगला बिंदु है, प्लवंगमाः मृदंगनादम कुर्वन्ति, मेंढक मृदंग की आवाज कर रहे हैं, मृदंग की ध्वनि कर रहे हैं क्या? तो नहीं, मेंढक क्या कर रहे हैं? ऊंची आवाज से कंठताल दे रहे हैं। तो मृदंगनाद कौन कर रहा है? मेघ कर रहे हैं, इसलिए वाक्य गलत है, तो उत्तर लिखेंगे न। अगला, नरेंद्र निभृताः, जो राजा लोग हैं वो शांत हो गए हैं, सही उत्तर है, तो आम लिखेंगे। अगला है, धरणी अतृप्ता, पृथ्वी जो है वो तृप्त नहीं हुई है, तो गलत है। पृथ्वी क्या हो गई है? पृथ्वी नए जल के बहने से तृप्त हो गई है, इसलिए वाक्य गलत है, तो उत्तर होगा न। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां, अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। अधोलिखित शब्दानाम, नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। शब्द लिखे हैं शिखिनः, प्लवंगमाः, नद्यः, जलम। क्या करना है? इनके हमको मूल शब्द लिखना है, विभक्ति कौन सी है लिखना है, कौन सा वचन है लिखना है। देखिए 4 कॉलम कर लिए। शब्द, ये वाला शब्द यहाँ लिखेंगे, फिर उसका मूल शब्द क्या है उत्तर लिखेंगे, फिर उसकी विभक्ति क्या है वो लिखेंगे, फिर उसका वचन क्या है वो लिखेंगे। अब देखिए पहला शब्द, उदाहरण दे दिया है यहाँ प्रश्न में, जैसे नराः, ये शब्द है, इसका मूल शब्द नर है, विभक्ति प्रथमा है, वचनम बहुवचनम। ऐसे ही इन चारों के उत्तर लिखना है। पहला देखते हैं, शिखिनः का मूल शब्द शिखिन, विभक्ति प्रथमा, वचनम बहुवचनम।
दूसरा शब्द प्लवंगमाः, प्लवंगम मूल शब्द है, प्रथमा बहुवचनम। अगला शब्द है नद्यः, मूल शब्द नदी, विभक्ति प्रथमा, वचनम बहुवचनम। अगला शब्द देखते हैं जलम, मूल शब्द जल, विभक्ति प्रथमा और वचनम बहुवचनम। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिख। नीचे लिखे क्रियापदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखो। कौन कौन सी दिए? यान्ति, प्रवहन्ति, प्रवान्ति, ध्यायन्ति। इनके हमको लकार लिखना है, धातु लिखनी है, लकार लिखने हैं, पुरुष लिखना है, वचन लिखना है। आइए इनके हम 4 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ क्रियापद लिखेंगे, ये जो क्रियापद दिए हैं इसके नीचे उसकी मूल धातु लिखेंगे, यहाँ पर लकार लिखेंगे, यहाँ पर पुरुष लिखेंगे और यहाँ पर वचनम लिखेंगे। आइए उत्तर को देखते हैं। यान्ति धातु या, लकारः लट लकारः, पुरुषः प्रथम पुरुषः, वचनम बहुवचनम। अगला देखते हैं प्रवहन्ति, प्र उपसर्ग है, वह धातु है, लकार लट लकारः, पुरुषः प्रथम पुरुषः, वचनम बहुवचनम। फिर अगला देखते हैं प्रवान्ति, प्र उपसर्ग है, वा धातु है, लकार लट लकारः, पुरुषः प्रथम पुरुषः, वचनम बहुवचनम। अगला है ध्यायन्ति, में धातु है ध्याय, लकार लट लकारः, पुरुषः प्रथम पुरुषः, वचनम बहुवचनम। अब आप देखिए कि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में भी आ जाते हैं, तो हमको इसी तरह से लिखना चाहिए उत्तर उनके। पहले क्रियापद लिखें, फिर क्या पूछा है, लकार पूछा हो तो फिर लकार लिखें, वचन पूछा हो तो वचन लिखें, मूल धातु पूछी हो तो मूल धातु लिखें। जो भी वहां पर जिस तरह से पूछा गया उसी तरह से इस प्रकार की व्यवस्था से प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना चाहिए। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिख। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। यहाँ पर हमको संधि युक्त शब्द दिए हैं, ये संधि युक्त शब्द हैं। नद्यौ जलम, घनोपगूढ़म, जलौघेहि, सहीमोध्य, ये यहाँ पर दिए हैं। इनका हमको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। आइए देखते हैं। कॉलम बना दिए 3 हमने। पदम, ये पद यहाँ लिखेंगे, फिर उसका संधि विच्छेद यहाँ लिखेंगे, फिर संधि का नाम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए मृगेन्द्राः, संधि विच्छेद करेंगे तो मृग धन इंद्राः, गुण संधि क्यों है? अ मृग, अ के बाद ई, अ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, इसलिए मृगेंद्र, ये अ और ई मिलके ए हुआ, इसलिए यह गुण संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं नद्यौ जलम, नद्यः धन जलम। अब यहाँ पर ये विसर्ग है, आपको दिखाई दे रहा है, तो जहां विसर्ग है उसको तो हम आसानी से समझ जाए, विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ हो जाता है, नद्यौ जलम। ठीक है। अगला देखते हैं घनोपगूढ़म, घन धन उपगूढ़म, गुण संधि क्यों है? घन में आ है, ऊ, आ और ऊ जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है, इसलिए दोनों के स्थान पर ओ घनोपगूढ़म, गुण संधि का उदाहरण है। अब देखिए जलौघेहि, जल धन औघेहि, वृद्धि संधि, आ धन औ आया है तो दोनों का मिलके भी औ होगा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला है सहीमोध्य, सहीमः धन अध्य, सहीमः
ये यहाँ पर अवग्रह आ गया है, सही वह धन अध्य। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, अधोलिखितान उपसर्गान योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरु। अधोलिखितान नीचे लिखे उपसर्गों को योजयित्वा जोड़ करके शब्द निर्माण करो। यहाँ पर उपसर्ग दिए हैं प्रति, वि, अधि, सम, उत। अब आप जानते होंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग का सीधी परिभाषा है, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमें क्या करना, ये उपसर्ग है, इनको किसी शब्द के आगे जोड़ करके एक नया शब्द का निर्माण करना है। देखिए कैसे हमने यहाँ पर कर दिया। उपसर्ग ये वाले उपसर्ग है, ये इसके नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ कोई मूल शब्द लाएंगे उसको लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द लिखेंगे। तो पहला देख लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया, उदाहरण देखिए बताया, जैसे यथा, जैसे प्र उपसर्ग है, शांतम मूल शब्द है, इसमें प्र जोड़ दिया तो प्रशांतम बन गया नया शब्द। इसी प्रकार से इनके साथ भी हमको नया शब्द बनाना है। तो देखिए पहला प्रतिधन दिनम, दोनों को मिलाया प्रतिदिनम, नया शब्द बन गया। फिर अगला देख लेते हैं, वि धनशेष विशेष, शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखो शेष यानी बचना और विशेष यानी विशेष। फिर अधिधनपति, पति यानी स्वामी होता है, अब अधिपति नया शब्द बन गया। फिर देखिए समधनमानम, सम्मानम नया शब्द बन गया। और देखते हैं उत्धनथानम, उत्थानम। इस प्रकार से हमको उपसर्ग जोड़ करके और नए शब्दों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो अंतिम प्रश्न है इस अभ्यास का, उसको देखते हैं कि कहा कि अधोलिखिता नाम शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय शब्द लिखो। पर्याय आप समझते होंगे, पर्याय का अर्थ है समानार्थी, जिसको हिंदी में कहते हैं समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर भी हमें नीचे शब्द दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, नराह, वारिधराह, शिखिनः, प्लवंगमाः, महीधराणाम, ये 5 शब्द दिए हैं। इनके हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। आइए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। कैसे, तो ये यहाँ लिखा, जैसे वायु, इसका पर्याय शब्द क्या है, पवनः। इसी प्रकार से इन 5 के उत्तर यहाँ लिखना है। आइए पहले का देखते हैं, नराः पर्यायवाची मनुष्याः। अगला वारिधराः, उत्तर मेघः। अगला शिखिनः पर्यायवाची मयूरः। अगला प्लवंगमाः, मंडूकः। फिर अगला महीधराणाम, पर्वता नाम। कुल मिलाकर के हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो शब्द दिए हैं इनके ही समानार्थी शब्द ढूंढ करके लिखना है। परीक्षा में जरूर आप ध्यान रखें, अच्छे से समझ करके और व्यवस्थित उत्तर हमको प्रश्नों के लिखना चाहिए। सफाई का हमको ध्यान रखना चाहिए। ये हमने प्रश्न और अभ्यास को वर्षा वर्णनम के समझाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, बहुत बहुत धन्यवाद।